जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है। तो अच्छा, अब दोस्तार ने ज्वाइन कर लिया। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे एक कि टू वैल्यूज जो हैं, सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनका हमने पीरियड कैसे फाइंड करना है, सही है ना? तो असल में जी सर। असल में आपको ना मैं एक बात बता दूं कि हर फंक्शन का पीरियड नहीं फाइंड होता। ये एक वैलिड पॉइंट है। जैसे जैसे एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्केयर है, ठीक है। तो इसकी जो पीरियोडिक वैल्यू है वो तो जीरो होगी। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो इक्वल एक्स प्लस जीरो स्केयर। तो वो दोबारा से एक्स स्केयर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो हमें जीरो लग रहा है। लेकिन अगर साइन थीटा का हम ग्राफ देखें, साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं ना। पीरियड का मतलब होता है कि एक खास टाइम के बाद वैल्यू रिपीट होना, ठीक है। जैसे देखें साइन जीरो जीरो, साइन पाई बाय टू वन, ये आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का ना हम यहाँ से ग्राफ देख लेते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ये देखे ना, तो जीरो है ना, कितने टाइम के बाद दोबारा जीरो पे पहुंचा ग्राफ? पूरे पाई पाई तक पहुंचा, फिर जीरो हो गया। पाई के बाद फिर पाई ऐड करें टू पाई पे, फिर जीरो हो गया। कर्व जो है वो जीरो को टच कर रही है। उसके बाद पाई की लेफ्ट साइड, जीरो की लेफ्ट साइड पे माइनस पाई पे पहुंचे हैं, मतलब फिर उसने पाई का जो वक्फा पार किया, तो फिर वो जीरो हो गया। अगर वन पे है, ठीक है, तो साइन पाई बाय टू वन है। इसके बाद वन कब आएगा? अगर पाई बाय टू पे इसका आंसर वन है, साइन पाई बाय टू पे, तो हमें दोबारा वन चाहिए, ठीक है। सिर्फ जीरो को नहीं देखना, हमने हर वैल्यू के लिए देखना है। तो दोबारा वन आएगा जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते उसने कितना वक्फा पार किया? टू पाई का। टू पाई का किया ना, मतलब 360 डिग्रीज उसने पार किए हैं। तो फिर उसकी वैल्यू दोबारा से रिपीट होना शुरू हुई है। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की जो पीरियोडिक वैल्यू है वो टू पाई है। और इधर भी हमने वही देखा है ना, टू पाई किस किस फंक्शन का पीरियड है। तो जब आप सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज करेंगे, जैसे आप साइन एक्स में कॉस एक्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। अब आपने देखना है कि इतना इतना बंदा मास्टर होना चाहिए ग्राफिंग में कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो ये पहले आपने सोचना है, अंदाजा लगाना है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करने के ऐड करें कि वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए, तो ये चेक करना है हमने, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा ये पहले देखना है, ठीक है। तो ये चीजें, इस तरह की चीजें सोचना ना थोड़ा मुश्किल है। तो ग्राफिंग कैलकुलेटर में इसका ग्राफ बन सकता है, अगर हम खुद बनाने लगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है कि जहां पे जाके फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रही है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसकी कोई ट्रिक अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई इसकी जो है ना सही तरह
डिस्कशन के काबिल नहीं है, ठीक है। सर अगर दोनों का टाइम पीरियड लेके तो उसका एलसीएम ले लें। ऐसे भी होता है, चलें चेक कर लेते हैं ना। जी सर जी, मेरे ख्याल में पता ऐसे नहीं, होता है पूछ सर, रही हूँ। ऐसे होता है सर जी, दोनों का मतलब तो दोनों का सर वो पीरियड इसकी निकाल के फिर पीरियोडिक उनका वैल्यू जो एलसीएम ले है वो लेते हैं। 2 पाई है, इसकी पीरियोडिक वैल्यू भी 2 पाई है, 2 पाई का एलसीएम भी 2 पाई है, 2 पाई और 2 पाई का, ये तो 2 पाई आ गया ना। तो फिर इसका मतलब है कि इसकी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू का जो जी सर। पीरियोडिक वैल्यू होगी वो 2 पाई होगी, अकॉर्डिंग टू ये आपने जो बताया उसके मुताबिक, ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं ना कभी, मैं जी देखूंगा जी इसके बारे में तो फिर मैं आपको कहूंगा। सही है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सब देखिएगा। हमारा मकसद यहाँ पे यही है कि हम सीखें। ये लॉ ऑफ कोसाइंस की वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं। ये दो इनइक्वालिटीज हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। माइनस थीटा मार लेस और इक्वल टू साइन थीटा इज लेस और इक्वल टू थीटा मार, और ये भी एक इनइक्वालिटी है, ये भी पूछ लेता होता है पेपर में। उसके बाद आपने आ जाना है आगे, और इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला। ये ग्राफिंग विद सॉफ्टवेयर ये टॉपिक आप रहने दें, इसको स्किप करके आप आगे चले जाएं। चैप्टर 2 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो रियल एनालिसिस में पढ़ा है ना, ये वही यहाँ पे सारा चक्कर है, ठीक है। मैंने आपको डेरिवेटिव के बारे में भी बड़ी डिटेल से बताया था कि डेरिवेटिव और टेंजेंट ये कैसे बनता है, स्लोप और सीकेंट्स और टेंजेंट्स कैसे बनती हैं। आप डेरिवेटिव वाला जो है ना मेरा लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो इसकी तो जरूरत नहीं है। ये नहीं पूछा जाता पीपीएससी में, जो पीपीएससी के वाले से होगा ना इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इसको स्किप करें तो बेहतर है। हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि किसी एक आपको फंक्शन दे के तो कह सकता है लिमिट क्या है। जैसे ये एक फंक्शन है, इसकी लिमिट 2 है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अगर इसको आप अलजेब्राइक तरीके से सॉल्व करेंगे, x-1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह छोटी छोटी लिमिट्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है ना, ये जो एग्जांपल ए है, इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ अगर आपने बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, u की वैल्यू 0 होगी जब x लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 पे ये मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ ना, ठीक कर देता हूँ इसको। तो ये u है यहाँ पे, जब आप 0 से लेस है, जैसे ही आप 0 पे पहुंचते हैं तो 0 पे पहुंचने पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये शामिल हो गया। और 0 के बाद इसकी वैल्यू 1 ही रहती है, तो ये इसको कहते हैं जी यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में वो कह रहा है कि यूनिट स्टेप फंक्शन हैज नो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 बिकॉज इट्स वैल्यूज जंप एट x इक्वल टू 0। तो 0, देखें आप यहाँ से 0 पे आ रहे हैं, सफर करते आ रहे हैं, जब आप 0 पे पहुंचे डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 पे जंप कर गई है, और उसके बाद ही आगे की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि इसकी कोई भी लिमिट हमें नजर नहीं आ रही। सही हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें। बाकी आप इसको स्किप करें, आगे चले जाएं। ये तो वो बातें हैं जो बीएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पहले सेमेस्टर में। सही है, करने की जरूरत नहीं है इन चीजों को।
कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोगों की डिमांड थी कि कैलकुलस को पढ़ाया जाए, मैंने कहा आज इसको शुरू करके ना आज ही इसको खत्म कर देते हैं। सैंडविच थ्योरम वही है जो रियल एनालिसिस में था, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि तीन फंक्शंस हैं, g इज लेस और इक्वल टू f, f इज लेस और इक्वल टू h, साइड्स वाली जो लिमिट्स हैं अगर वो l के इक्वल हैं तो दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट भी l होगी, ठीक है। ये होता है सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम का जो सबसे बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल किया ना वो ये साइन थीटा वाले क्वेश्चन ने किया हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा और कास थीटा वाले जो क्वेश्चंस है ना, इन दोनों ने सैंडविच थ्योरम को बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप ये दोनों एग्जांपल्स अपने ज़हन में रखें कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये लिमिट आपको पेपर में अगर दे दी जाए तो आपसे पूछा जाए कि इस लिमिट को वैल्यूएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम या क्या नाम है एलोपिटल रूल या किसी और रूल का नाम लिखा जाए, तो आपने सैंडविच थ्योरम को चूज करना है, ठीक है। सही है, बाकी नहीं कुछ भी करना यहाँ से। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट जो डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन है, ठीक है। आप यहाँ से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बाकी मैं मशवरा नहीं दे रहा कि आप इस टॉपिक को स्टडी करें, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये वही रियल एनालिसिस वाली डेफिनेशन है, ठीक है। बस अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इसको इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर में कुछ भी नहीं इसमें से आना, ठीक है। अगर टाइम है आपके पास इतना तो आप इसको पढ़ लेना, अगर टाइम नहीं है तो फिर इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वन साइडेड लिमिट्स वही है जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये जो साइनम फंक्शन है एक्स ओवर एक्स स्मार्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था उसमें रियल एनालिसिस में, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे भी स्किप कर रहा हूँ, रियल एनालिसिस के कोर्स में ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आया भी तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ना, जैसे कोई एग्जांपल आ जाए, पूछ ले जी इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है, तो आपको राइट हैंड लिमिट का पता होना चाहिए। जैसे ये क्योंकि आपके पेपर में ग्राफ तो आता नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल के राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट वाला कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ग्राफ को देख के ना हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का अंदाजा लगाते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ये रियल एनालिसिस में हमने इसके थ्योरम्स पढ़े हैं, तो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट ही आएंगी। कैलकुलस में से कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन वो दे, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है। फिर भी आप एग्जाम्पल 4 को एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे उसने ग्राफ बनाया हुआ है ये फ्लोर फंक्शन का, ठीक है। ये फ्लोर फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये दो लिमिट्स जो है ना, ये आप याद कर लें कि फ्लोर फंक्शन में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो n-1 होती है, और जो राइट हैंड लिमिट है फ्लोर फंक्शन में, ये ब्रैकेट जरा जेन में रखनी है, ये जो है ना वो n के इक्वल होती है। कैसे होती है ये भी मैं आपको बता दूं कि आप n की लेफ्ट साइड पे है ना, x अप्रोच कर रहा है किसी नंबर को, जैसे x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो 1 की लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर आप 2 पे जा रहे हैं तो आप x को अप्रोच करा रहे हैं 2, लेकिन लेफ्ट साइड पे, तो 2 की लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, तो जब आप यहाँ पे 2 - 1 लिखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर 3 को चेक कर रहे हैं, फंक्शन अप्रोच कर रहा है 3 की लेफ्ट साइड को, ये x अप्रोच कर रहा है 3 की लेफ्ट साइड को, और यहाँ पे जो वैल्यू फंक्शन की है वो 2 है, तो 3 - 1 जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और ये राइट हैंड लिमिट होगी। तो राइट हैंड लिमिट अगर आप 3 को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन राइट साइड पे, तो देखिए यहाँ पे तो 3 शामिल नहीं है, तो 3 के थोड़ा सा राइट साइड पे जाने से फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। इसी तरह अगर आप 4 पे जा रहे हैं तो 4 यहाँ पे देखा जाए तो ये तो है ही नहीं,
तो 4 की राइट साइड पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ पे जंप कर जाएंगे, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो सेम पॉइंट को अप्रोच कर जाएगा राइट हैंड लिमिट में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये दो लिमिट्स आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, इनको लिख के ना। उसके बाद कुछ मशहूर फंक्शंस होते हैं जो कि डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस होते हैं। जैसे ये देखें, ये ऑस्किलेटिंग डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है। ये रियल एनालिसिस में भी हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था sin 1/x का, तो ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और इस तरह आपको और भी मशहूर मशहूर ग्राफ मिल जाएंगे, जैसे 1/x है, ये 0 पे डिसकंटिन्यूस है। देखें, कह रहा है 1/x इज कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, इट हैज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट 0। मतलब 0 पे डिसकंटिन्यूस है, 0 के अलावा हर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्योंकि देखें, जैसे जैसे हम x को अप्रोच कर रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 0 पे इसका आंसर हमें पता ही नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जाते हैं, थोड़ा सा इस तरफ जाने से फंक्शन की जो कर्व है वो माइनस इन्फिनिटी से आ रही है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, फंक्शन की जो कर्व है वो माइनस इन्फिनिटी सॉरी ये 0 को अप्रोच कर रही है ना, अप साइड पे जा रही है, तो ये 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है, अदरवाइज ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। सही हो गया, कंटिन्यूटी वाला टॉपिक भी हो गया। और ये स्टेटमेंट आप खुद ही देखिएगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की, ये हमने रियल एनालिसिस में भी देखा था। फिर आप ये स्किप कर सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज को भी स्किप करें, आगे मूव करें। लिमिट्स इन्वॉल्विंग इंफिनिटी असिम्पटोट ऑफ ग्राफ। तो वैसे ये टॉपिक भी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लिमिट इन्वॉल्विंग इंफिनिटी, ये तो वैसे ही आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आप देखें ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/x किसको अप्रोच करेगा, 0 को। आप देखें, आप आगे की तरफ जा रहे हैं ना, एक्स को लेके जा रहे हैं, तो कर्व देखें, कर्व की हाइट कम होती जा रही है ना। पहले कर्व ऊपर थी, जैसे आप एक्स को आगे लेके गए हैं, कर्व की हाइट कम होती जा रही है, कम होते होते किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। तो ये देखें, ये 0 आ रहा है। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी को जब अप्रोच करेंगे तो एक्स को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, और कर्व यहाँ से माइनस वाई की माइनस इन्फिनिटी से ये स्टार्ट किया इसने, और करते करते ये जैसे जैसे आप एक्स को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, कर्व का जो बिहेवियर है वो 0 के करीब जाता जा रहा है। ये देखिए, जितना इस ओरिजिन के पास जाएगा उतना ये 0 होता जाएगा, 0 के पास जाता जाएगी कर्व, ठीक है। आगे चलते हैं। ये रेशनल फंक्शंस की जो आपने इन्फिनिटी पे लिमिट कैलकुलेट करनी है, आपने देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स की जो बड़ी पावर है ना उससे डिवाइड कर देना है, और लिमिट अप्लाई कर देनी है। जैसे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स क्यूब होता यहाँ पे या यहाँ पे तो हम एक्स क्यूब पे डिवाइड कर, जैसे ये देखें, तो यहाँ पे एक्स की जो बड़ी पावर है वो 1 है, और यहाँ पे एक्स की जो बड़ी पावर है वो 3 है, तो हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे दोनों, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और डिवाइड करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखें, असिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है, असिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को टच नहीं करती, ठीक है, जो कर्व को टच नहीं करती। जैसे ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये कर्व को ना यहाँ पे टच कर रही है, और ये नीचे आके ना इसको यहाँ पे टच कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस जगह पे x की वैल्यू, इस जगह पे कोई ना कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर ये एक वर्टिकल ग्राफ है, वर्टिकल ग्राफ है। जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वो कर्व को टच नहीं कर रही, इसी लाइन को हम बोलेंगे वर्टिकल असिम्पटोट। और हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट क्या होते हैं, जो इस तरह से लाइंस होती हैं, इस तरह से, ठीक। तो
और देखें आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं ना, ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, लेकिन इस लाइन को टच नहीं कर रही। तो यही सिम्पटोट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिम्पटोट्स। जैसे ये देखें ये इसका ग्राफ है, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ। तो ग्राफ में अगर देखा जाए तो एक ये जो ये वाली लाइन है, आप एक्स को इन्फिनिटी अप्रोच करवाए ना, इस तरफ इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएं, कर्व बढ़ती जाएगी, लेकिन इस लाइन y=1 को अप्रोच नहीं करेगी। तो इस तरफ जो बिहेवियर होता है ना y का, ये जो लेफ्ट राइट साइड पे होता है, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सिम्पटोट है y=1 पे। और जैसे ही आप इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, आपने ये नहीं देखना यहाँ पे टच कर रहा है, इसको नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आप एक्स की माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे जा रहे हैं, और ये जो कर्व है ये इस तरफ तो जा रही है लेकिन टच नहीं कर रही इसको, इस लाइन को, ये जो रेड लाइन है, ठीक है, इस साइड पे आपने देखना है, इस तरफ। तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल सिम्पटोट है। तो हमें दो हॉरिजॉन्टल सिम्पटोट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया, एक -1 और ये एक 1 नजर आ गया। उसके बाद ये इस ग्राफ का भी सिम्पटोट है, इस ग्राफ का भी सिम्पटोट है। ये देखें, ये कर्व कुछ इस तरह से चली जाएगी, ये इसको मैं थोड़ा जूम, ये देखें ये कर्व कुछ इस तरह से चली जाएगी लेकिन इस रेड लाइन को टच नहीं करेगी। इस तरह ये कर्व इस तरफ को चली तो जाएगी लेकिन इस रेड लाइन को टच नहीं करेगी, इस लाइन के करीब जाती जाएगी लेकिन टच नहीं करेगी। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सिम्पटोट है। ये सिम्पटोट्स वाले टॉपिक को आप लोग स्टडी कीजिएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिम्पटोट्स भी होते हैं। वर्टिकल सिम्पटोट्स, जैसे ये एक वर्टिकल सिम्पटोट है, और जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होता उसको ओब्लीक असिम्पटोट कहते हैं। जैसे ये देखें, अगर इस लाइन को देखा जाए, ये वाली लाइन, तो ये वर्टिकल है, लेकिन जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ये एक ऐसी लाइन है जो एक्स का फंक्शन है। मतलब ये ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल होती तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होती, सॉरी वर्टिकल होती तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होती, और हॉरिजॉन्टल होती तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होती। लेकिन ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक डायगोनल टाइप आपको नजर आ रही है। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो ओब्लीक सिम्पटोट होते हैं ना, वो एक्स का फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, तो बस यही आपने ज़हन में रखना है। बाकी इसमें ये कौन सा सिम्पटोट है? ये एक वर्टिकल सिम्पटोट है जो एक्स 1 पॉइंट समथिंग ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है, ये एक सिम्पटोट है किसका? ये इस कर्व का 1/x² का। तो डिफरेंट किस्म के सिम्पटोट्स पेपर में आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसका कौन सा सिम्पटोट है बताएं, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है। तो इसके लिए आप SM यूसुफ की कैलकुलस की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 7 को भी आप देख सकते हैं। एज अ रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रेफरेंस के तौर पे चैप्टर नंबर 7 को भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सिम्पटोट्स वाला टॉपिक उसमें भी है। हम आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो उसके बाद डेरिवेटिव्स है, सबको पता है डेरिवेटिव कैसे, पावर रूल का भी पता है। तो मैं इसका मशवरा नहीं दे रहा, ये तो हर मैथ के स्टूडेंट को कैलकुलेट करना आता है। डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन जो लिमिट होती है। और वैसे भी इसको छोड़ें, डेरिवेटिव वाला टॉपिक मैं वैसे स्किप कर रहा हूँ, ये आप सबको पता है। वैसे भी फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। सेकंड डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और थर्ड डेरिवेटिव को जर्क कहते हैं, जर्क। ठीक है,
आगे चलते हैं। हाँ, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन, जैसे आपको इस तरह की इक्वेशन अगर दे दी जाए, ठीक है, एक सेकेंड। आपको इस तरह की अगर इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक इक्वेशन में जब y और x शामिल होते हैं तो इसको इम्प्लीसिट इक्वेशन कहते हैं। इसकी इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन होती है, सीधा सीधा डेरिवेटिव निकाल लें, 3x² प्लस 3y² y डैश माइनस 9x, और इस इन दोनों के दरमियान में जो वो है ना प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और dy बाई डी एक्स को लैदा कर लेंगे तो आपके पास इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाएगी। ये भी आप सबको करना आता है, ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बस इसको वैसे देख रहा हूँ कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी तो मैं बता दूंगा। सही है, इसको स्किप किया, आगे चले गए। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप इसी तरीके से किया करें, बुक ओपन कर लिया करें और उसको गो थ्रू करते जाया करें, ठीक है। ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। माइक ऑफ कर दिया करें, कोशिश किया करें। ये लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, ये आप देखिएगा, रियल एनालिसिस में भी हमने देखी थी। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, डोमेन का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन जीरो होता है या फंक्शन अनडिफाइंड होता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ये डेफिनेशन आपको आ सकती है पेपर में। तो ये टेक्निक्स है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाली टेक्निक्स, जो है ना कहाँ पे आएंगी, ये रोज थ्योरम की स्टेटमेंट, ये आप देखिएगा, ये हमने रियल एनालिसिस में भी देखी थी, यहाँ पे दोबारा आ गई है। कोई एक एग्जांपल सॉल्व कर लीजिएगा, मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट देखिएगा और कोई एक एग्जांपल आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शंस, ये जो फंक्शंस या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, जैसे मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ा था रियल एनालिसिस में, इसी तरह मोनोटोनिक फंक्शंस भी होते हैं, या इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो ये क्रोलरी 3 इंपॉर्टेंट है। क्रोलरी 3 का जो फार्मूला है वो मैं आपको बता दूं, तो क्रोलरी 3 का फार्मूला जो है ना वो ये है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी हर पॉइंट पे किसी इंटरवल में, ओपन, ये जो ओपन इंटरवल है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उस क्लोज्ड इंटरवल पे, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये टेस्ट आपने याद रखना है, इसको कहते हैं जी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेस्ट। तो आप ये देखें कि ये आपके पास क्या नाम है, ये आ गया, एक फंक्शन आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया, क्रिटिकल पॉइंट निकालें, 2 और -2 आ जाएगा, दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। मतलब जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, वहां पे x की जो भी वैल्यू आएगी वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, सही है, 0 या इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, ठीक है। तो 2 और -2 पे इसके जो है ना क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। तो अगर इसका ग्राफिकल बिहेवियर देखा जाए तो ग्राफिकल बिहेवियर भी ये कह रहा है कि जैसे ही आप माइनस इन्फिनिटी से चल के 2 तक आते हैं तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, 2 पे पहुंचने के बाद इसकी कर्व दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो गई है, और तब तक डिक्रीज हुई है जब तक आप x की वैल्यू 2 तक नहीं पहुंचे, यहाँ तक नहीं पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के बाद 2, मतलब जब x की वैल्यू 2 थी
और 2 के बाद जैसे आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं कर्व बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो ये दोबारा से इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से -2 तक ये इंक्रीज कर गया, उसके बाद यहाँ से -2 से 2 तक ये डिक्रीज कर गया ये, और फिर -2 से सॉरी ये 2 से इन्फिनिटी तक ये इस तरफ जैसे आप एक्स को लेके गए फंक्शन क्या है वो अप साइड पे जाता गया, इंक्रीज कर गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई छोटा सा भी इंटरवल बताया जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। सही है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये आपको मिसाल के तौर पे ये फंक्शन आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि -2 से 2 के दरमियान में ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर आपने ये क्रोलरीज और ये छोटे छोटे थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको फटाफट से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इंक्रीज करेगा तो सॉरी डिक्रीज करेगा। एक सेकंड रुके जरा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। ठीक है, कनकेविटी एंड कर्व स्केचिंग। कनकेविटी, कनकेविटी में देखें, अब कनकेविटी को चेक करने का ये तरीका है कि जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल दें। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो कनकेव डाउन होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो कनकेव अप होगा। मतलब कि ये जो कर्व है ना ये अप साइड को, इसका बिहेवियर अब अप साइड को मूव कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये देखें कि कर्व जो है ना ऐसे डाउन साइड की तरफ जा रही है और इधर से डाउन से स्टार्ट किया और ये अप की तरफ जा रही है, तो ये कनकेव अप होगा। ठीक है, आगे इसका एक छोटा सा थ्योरम आएगा, ये देखें। ये वो कह रहा है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज करे, फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज करने का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये वही बात होगी, कनकेव अप के लिए सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, कनकेव डाउन के लिए सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0। ये देखें ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसने। सही है, तो ये आगे आ गया ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो कनकेव अप, अगर लेस देन 0 है तो कनकेव डाउन। जैसे ये देखे ना, तो इस इंटरवल के लिए -इन्फिनिटी से 0 तक जब आप वैल्यू यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0। और जब आप 0 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं फिर भी सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये कनकेव अप। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब आता है जब आप ये समझ लें कि सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है, वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। A point where the graph of a function has a tangent line and where the concavity changes, concavity जहां पे चेंज हो, जैसे ये देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 पे आके कनकेविटी क्या हो गई, स्टेबल हो गई। 0 के बाद फिर अप साइड पे, पहले भी कनकेव अप था फिर कनकेव अप, लेकिन 0 पे आके इसकी कनकेविटी स्टेबल हो गई। अगर देखा जाए y इक्वल एक्स के रे का आपके पास फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला 2x आ गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला 2 आ गया। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव को आप 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने से 2 इक्वल 0 आ जाएगा, ये इम्पॉसिबल है।
तो इसका मतलब है कि कनकेव अप था तो ये कनकेव अप ही रहा है, कनकेव अप से डाउन में नहीं चेंज हुआ, तो इसका मतलब है इसका कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो पहले ये कनकेव डाउन था, 0 पे आया है, और फिर ये कनकेव अप हो गया है। अगर एक्स क्यूब को चेक किया जाए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखा जाए, वो 0 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, y इक्वल एक्स क्यूब है, y प्राइम आ जाएगा 3x² और y डबल प्राइम आ जाएगा 6x। अब जब आप डबल प्राइम को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0/6 आ जाएगी और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव को 0 पुट करने से x की वैल्यू 0 आ रही है। हम कह सकते हैं कि 0 पर इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है। 0 पर आके फंक्शन ने कनकेव डाउन से कनकेव अप हो गया है, ठीक है। तो जहां पे कनकेविटी चेंज होती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन हो किसी को? पूछे, क्या आगे चले? सही है, ये पीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, ये 2020 के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। सही है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ या तो डबल डेरिवेटिव 0 हो या डबल डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो। अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल भी होगा तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट था वैसे ही इसकी भी सेम डेफिनेशन है, लेकिन इसमें डबल डेरिवेटिव होता है। क्रिटिकल पॉइंट में सिंगल डेरिवेटिव होता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में डबल डेरिवेटिव। ये थ्योरम नंबर 5 देखिएगा, बाकी ठीक है, बाकी इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा टॉपिक है? अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन वाला टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, आगे चले जाए। अभी इस मीटिंग के बाद एक और सेशन होगा, फिर हम मीटिंग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं लिंक सेंड करूंगा, आपने लिंक ज्वाइन करना है क्योंकि हमने ये बुक खत्म करनी है कैलकुलस की। तो मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। सही हो गया?